कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाले बहरान से दुनिया भर की मईशत की ज़बूहाली की बात हो रही है, मुआशी अबतरी की बात हो रही है, इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है। और उसके बाद जो सऊदी अरब ने फैसला किया जिससे बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें गिरी, उससे भी ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि दुनिया भर की मार्केटें गिरेंगी। मगर पाकिस्तान को बाजी में भी यह मौका मिला है कि तेल की कीमतें गिरी। पाकिस्तान तेल बरामद करता है मगर वो मौका आया और ज़ाया हो गया। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले, मुआशी तरक्की हो, मुआशी जो लॉन्ग टर्म है फ़ायदा हो। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब मौजूद हैं। तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब, ज़ाहिर है हुकूमत खुद कह रही है कि बड़ी शॉर्ट विंडो हो सकती है इस वक्त। आपके ख्याल में हुकूमत को क्या करना चाहिए इससे, इस जो अपॉर्चुनिटी है इससे ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए और कैपिटलाइज करने के लिए? हुकूमत को ये ऑयल प्राइसेस जो हैं जिस लेवल पे आ गई हैं, इसमें इससे नीचे जाना जो है वो उसका कम चांसेस हैं, उससे ऊपर जाना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस वक्त इनको ऑयल की फ़ाइनेंशियल हेजिंग करनी चाहिए। ये एक मौका पहले भी आया था जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो आपको याद है $144 से ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई थी $30, $35, $40 पे। तब भी मैंने इनको कहा था कि हेज कर लें, और तो बस वो कमेटियाँ बनती रहीं, और जिस वक्त जब ये तैयार हुए तो उस वक्त 70-80 पे पहुंच चुका था डॉलर अपना तेल। तो अभी भी मेरे ख़्याल में ये 32-34 पे है इस वक्त। तो इनको चाहिए कम से कम 50% अपनी जो है ऑयल जो है उसको फाइनेंशियल हेज करें। और इसके बीच में मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो चांस नहीं लेगी, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर नीचे चले गई और प्राइसेस तो उनके ऊपर नैब का केस बन जाएगा। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि वो इसमें वो अपना इनिशिएटिव ले, और इसमें चांसेस यही हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी और हम कम से कम उसको तो हेज कर लें। यानी कि क्योंकि ज़ाहिर है साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो बहुत सारे तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं उनकी जो कॉस्ट है उससे भी कीमतें नीचे हैं। तो आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स में ना फंसें, वज़ीर आज़म फौरी तौर पर फैसला करें, क्योंकि ये जो सऊदी अरब और रशिया की कीमत के ऊपर जंग है ये भी ज़्यादा लंबी नहीं चलनी है, तो परमानेंट नहीं रहना, इसने फौरी तौर पर फैसला करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, और इसमें कोई आई थिंक अवाम होना ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इस वक्त आपकी जो कॉस्ट जा रही है रशिया की वो $50 पे है, और फुली लोडेड जो है जो सऊदी अरेबिया है उसकी वैसे तो पर बैरल कॉस्ट $2.80 है, लेकिन जब वो अपना ये सारा फिस्कल मलबा डालते हैं उसके ऊपर तो उनकी $83 हो जाती है। तो कितनी देर पे वो $83 को जाके $35 तक या $34 तक सस्टेन करेंगे? तो ये प्राइस ऊपर आनी ही आनी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर को चाहिए हाई पावर्ड एक कमेटी बना के, और उसके बीच में फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी रख लें बेशक बाहर के, लेकिन ये स्पीड में काम होना चाहिए। ये अगले 1 हफ्ते 15 दिन में ये हो जाना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं इससे हुकूमत को स्पेस भी मिल रहा है, क्योंकि अगर महंगाई कम होती है, बिजली की कीमतों में इजाफे का प्रेशर कम होता है, सर्कुलर डेट में कमी आती है, आपके ख्याल में हुकूमत को स्पेस भी मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, और शरह सूद भी कम की जाती है? देखिए 25% आपका जो ऑयल बिल इस वक्त 25% है ऑफ योर टोटल इंपोर्ट्स, वो अगर आधा हो गया है तो आप अंदाज़ा करें ना कि कितनी स्पेस इमीडिएटली आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर इस वक्त आपकी जो पहले इंपोर्ट्स होती थी, ऑयल इंपोर्ट्स होती थी, वो तकरीबन 14 से 16 बिलियन होती थी, वो अब कम हो के मेरे ख्याल में 8 से 10 हो गई हैं। वो अगर 4-6 पे आ जाती हैं तो आपको ये $4-5 बिलियन का स्पेस मिले। और ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं हो रही इस वक्त शाहजेब, कमोडिटी प्राइसेस गिरी हैं और गिरेंगी, जिसमें खुर्दनी जो आपका तेल है, जिसमें चाय है, इस किस्म के और जो कमोडिटीज़ हैं वो उसकी प्राइसेस गिरेंगी। तो ये वो हिसाब हो गया जो कि 2014-15 में हुआ था, जिसका इसहाक डार ने पूरी तरीके से एडवांटेज नहीं लिया था। तो इसको इस हुकूमत के पास ये एक ऑप्शन आया है कि ये अभी एक किस्म से बोनांजा है जिसका इनको पूरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और इसकी वजह से जब इन्फ्लेशन कम होगी तो डिस्काउंट रेट को कम करना चाहिए ताकि इकॉनमी का जो है वो पहिया चले। साहब अब इन्फ्लेशन लग रहा है जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड है, फरवरी के नंबर कम थे, मार्च में लगता है और कम आएंगे, और अब ये जो रेट्स भी कम हो गए, तो आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स को अभी भी देखभाल कर कम करना चाहिए, होल्ड पॉलिसी रखनी चाहिए, या फौरी तौर पर अब उसमें कमी करनी चाहिए स्टेट बैंक को?
नहीं नहीं, मेरे ख्याल में देखें, अगर जी इस वक्त पहले ही 13.25% डिस्काउंट रेट है और आज 12.4% आपकी इन्फ्लेशन है, जिसके बीच में आपकी कोर इन्फ्लेशन 8% पे ही है, तो वो ये तो गिरेगी, क्योंकि अभी ये तेल की प्राइसेस अभी नीचे आएंगी, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी, और उसके बाद आपकी जो फूड प्राइसेस हैं, क्योंकि अभी वीट जो है वो अभी हार्वेस्ट हुई है, बाकी चीज़ें जो हैं उसकी प्राइसेस नीचे जाएंगी, तो हो सकता है आपका अगले 1-2 महीने के अंदर सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आए। तो हमें चाहिए अगले 1-2 महीने के बीच में हम सब्सटैंशियली रिडक्शन दिखाएं अपने इंटरेस्ट रेट में, डिस्काउंट रेट में। और तो साहब, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत का जो टैक्स टारगेट था वो भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं आईएमएफ के तहत, अब अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, लोकल मार्केट में कम करते हैं, तो फिर उससे और ज़्यादा टैक्स में कमी आएगी। तो लेवीज बढ़ा के, जो माजी में भी फार्मूला रहा है, ये अपना टैक्स पूरा करना चाहिए या फौरी तौर पर जो लोकल कंज्यूमर है, जो आवाम है, उसके लिए कीमतों को कम करना चाहिए? नहीं नहीं, देखें जी, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये अगर रहती ऑयल प्राइसेस, तो उनको 40 अरब रुपए का तो उन्होंने पहले ही एक टीका लगा दिया है आवाम को, तो लेकिन अब और नीचे जब गिरेंगी तो उसमें से ज़्यादा इनको विदहोल्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज नीचे जो तबका है वो बिल्कुल मर रहा है यार, वो उसको महंगाई ने के बोझ तले वो एक किस्म दब चुका है। तो इसमें ज़्यादातर तो उनको चाहिए कि इसको पास ऑन करें, ताकि उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, लेकिन पॉवर्टी लेवल जो है वो कम होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि ऊपरले लेवल पे आपने रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और उसके जो आपको सही नतीजे नज़र आ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट नीचे हो रहा है, आपका करंट अकाउंट नीचे हो रहा है, लेकिन नीचे वाला जहाँ तोड़ फोड़ हुई है, जिसके बीच में आम आदमी है, हमारी इंडस्ट्री है और हमारी इकानमी है, उसका पहिया भी तो चलाएं ना। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में अब ये बात हो रही है कि जो दुनिया की मईशत है वो सुस्तरवी का शिकार हो सकती है, रिसेशन की तरफ जा सकती है। ऐसी सूरत में अब ये सऊदी अरब और रशिया के दरमियान भी जो प्राइस वॉर शुरू हो गई, आपके ख्याल में कोई मस्बत ही असरात हैं पाकिस्तान के, या पाकिस्तान की बरामदात पर, रेमिटेंसेस पर, इकॉनमी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है इसका? देखिए, ग्लोबल रिसेशन की तो फोरकास्ट सारी मल्टीलैटरल एजेंसीज़ और एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, और ना सिर्फ ऑयल की प्राइसेस, दुनिया भर में पाम ऑयल, कॉटन, हर चीज़ की कीमत गिर रही है। और बज़ाहिर जो फोरकास्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वर्ल्ड की, इमर्जिंग मार्केट्स की, वो भी यही शो कर रही है कि 6 से 12 महीने तो रिसेशन नुमा ही गुजरेंगे। तो पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेस है, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, एफडीआई बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो आई थिंक इस रिसेशन का पाकिस्तान को तो थोड़ा सा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के इंपोर्ट्स हैं वो सस्ती हो जाएंगी, जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह है वो कम हो जाएगी, जो शरह सूद है वो कम हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में ये तो एक तरह से ब्लेसिंग है, या एक पाकिस्तान को मदद मिल गई है, जिससे पाकिस्तान अगर प्रॉपरली अपने आप को तैयारी कर ले, रिफॉर्म कर ले, फिस्कल हालात को बेहतर बना ले, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर ले, ख़ास तौर पे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ और एनर्जी के, तो इसको पाकिस्तान इनफैक्ट कैपिटलाइज कर सकता है। मतलब, और हमें नज़र आया कि कोरोना वायरस की वजह से जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें मेल्ट डाउन है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी हमें मंदी भी दिखी, मगर जो सेक्टर्स हैं उनमें बाइंग भी नज़र आई, जिनका इस ओवरऑल सिनेरियो को फ़ायदा होगा। करेंसी पाकिस्तान की तकरीबन 3.25 रुपये 2 दिन में गिर गई। पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल बैलेंस में आता है, करेंसी बहुत ज़्यादा गिर रही है। आप समझते हैं ये वॉलेटिलिटी रहेगी या ये टेम्परेरी है? लेकिन दुनिया भर में हर जगह पैनिक है, बहुत सारी हर एसेट क्लास जो है, ये प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़ नहीं, हर एसेट क्लास जो दूसरी एसेट क्लास है वो भी अंडर प्रेशर है, क्योंकि 2008 के बाद 12 साल के बाद ये पैनिक टुमा सिचुएशन आई है। तो हमें इतलात ये मिल रही हैं कि दुनिया भर में जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने बॉन्ड्स को और शेयर्स को बेच के या तो गोल्ड ले रहे हैं या तो यूएस ट्रेजरी ले रहे हैं। तो इसी तरह की मुझे लग रहा है कि जो बॉन्ड पाकिस्तान का, जिन्होंने बॉन्ड ख़रीदा था, उनके यहाँ भी पैनिक की सिचुएशन थी, जिसकी वजह से एक मैसिव आउटफ्लो हुआ। मगर जिस किस्म का आउटफ्लो हुआ है टी बिल में,
उसको देखते हुए तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक मैनेजेबल रही है करेंसी, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई मैनेज्ड करेंसी नहीं है कि स्टेट बैंक ने अपने जेब से या अपने रिजर्व से 500-800 मिलियन डॉलर दे दिया। ये मार्केट फोर्सेस पे चल रही है अभी करेंसी। हमारा रिजीम जो है एक्सचेंज का वो चेंज हो गया है, तो उस रिजीम को देखते हुए मेरे ख्याल में तो काफ़ी मैनेजेबल है। जितना बड़ा आउटफ्लो हुआ है उसके हिसाब से ये करेंसी का 1-2% गिरना कोई मेरे लिए ताज्जुब खेज नहीं है ये नए रिजीम में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको इतला देते चलें, लाहौर कलंदर ने एक और मैच जीत लिया है। एक ज़बरदस्त किस्म का टर्न अराउंड है जो कि लाहौर कलंदर, जिन्हें रूल आउट किया जा रहा था कि अब ये टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल लास्ट ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर पेशावर ज़ल्मी को लाहौर कलंदर ने हरा दिया है, छक्का मार के जिताया गया है। और लाहौर कलंदर अब 8 पॉइंट्स के साथ टेबल में ऊपर आ गया है। लास्ट नंबर से तीसरे नंबर पर लाहौर कलंदर आ गया है। अगले स्टेज में पहुंचने के चांसेस बढ़ गए हैं। लाहौर में उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भट्टी, लाहौर के तो जो तमाशाई हैं, जो सपोर्टर्स और फैंस हैं, वो तो मायूस ही होते आए थे। अब ये एक के बाद एक सरप्राइज उनके लिए आ रहा है। क्या इस वक्त हालात है उनके? जी, इस वक्त शाहजेब मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। बिल्कुल मेरे पीछे कज़ाफ़ी स्टेडियम का गेट है। आप देख सकते हैं कि शायकीन जो यहाँ पर मैच देखने के लिए है, लाहौर कलंदर जैसे ही जीता, यहाँ पर शायकीन बहुत खुश हैं। जी, आप क्या कहेंगे? लाहौर कलंदर जिंदाबाद। बहुत अच्छा खेला लाहौर कलंदर ने, कमाल कर दिया। लाहौर कलंदर जिंदाबाद। लाहौर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑडियंस है जो मैच देखने आई वो भंगड़ा भी डालते रहे। यहाँ पर और भी ऑडियंस, ये आप क्या कहोगे? लाहौर कलंदर जिंदाबाद। हम लाहौर आरी वाला से देखने आए हैं लाहौर का मैच। लाहौरी है। जी, आपने ये देखा जो शायकीन क्रिकेट हैं वो कितना खुश हैं, क्योंकि उस्मान ये बताएं कि ये आखिर तक इन्हें लग रहा था कि लाहौर जीत जाएगा। लाहौर कलंदर ने क्योंकि पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। बहुत टफ मुकाबला था। सेकंड लास्ट बॉल पर प्लेयर ने छक्का मार के जो यहाँ पर शायकीन थे उनके चेहरों पर खुशियाँ बिखेर दी। यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जब लाहौर में मैच खेला जाता है तो यहाँ पर ख़वातीन फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों के हमरा, इसके अलावा जो जॉब्स करते हैं लोग वो भी स्पेशली वेट मगर उस्मान इन्हें लग रहा था आप वो यहाँ मैच देखने के लिए आते हैं। अब इन्हें लग रहा था कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि आखिर में तो ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा है और सेकंड लास्ट बॉल पर छक्का लगा है। तो उस वक्त क्या तासुरात थे लोगों के? जी शाहजेब, अभी क्योंकि मैं तो लाइव था प्रोग्राम में, मगर जैसे जैसे मुझे भी पता लगता था कि इतनी बॉल्स में इतने स्कोर रह गए हैं तो लास्ट पर बड़ा मुश्किल हो गया था कि 6 बॉलों में स्कोर ज़्यादा था, तकरीबन 14-15 स्कोर करना था। तो यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट थे, इवन कि यकीन करें शायकीन क्रिकेट जो है वो उदास होकर बाहर जा रहे थे। मगर अभी जो जब शायकीन क्रिकेट को पता लगा कि लाहौर के अंदर जीत गया है तो इनके चेहरों पर बहुत खुशी है और इनका यही कहना है कि लाहौर लाहौर है, हम लाहौर कलंदर को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये देखें शायकीन क्रिकेट टी शर्ट्स पहनी है पाकिस्तानी परचों। जी, आप क्या कहोगे? हम लाहौर की जीत पर बहुत खुशी महसूस करते हैं। हम फैसलाबाद से आए थे और लाहौर की जीत पर हम खुद जश्न मनाएंगे। लाहौर कलंदर जी, आपने देखा कि शायकीन क्रिकेट किस तरह अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको दिखा सके मेरा कैमरामैन सफदर, तो यहाँ पर शायकीन की बहुत बड़ी तादाद है, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। ये देखें, बच्चे भी फैमिलीज अपने हमरा लेकर आई हैं। ये बच्चे ये अब ये जो खुशी है ये मेरे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि शायकीन क्रिकेट कितना खुश हैं। और ये शायकीन क्रिकेट अब इनका शोर है और आप इनकी खुशी का इजहार खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर। जी, इनसे पूछे, इन्हें लग रहा है कि ये अब जीत सकता है लाहौर कलंदर, क्योंकि शुरू में हारने के बाद तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। इन्हें लग रहा है कि जीत सकता है लाहौर कलंदर PSL? उस्मान भट्टी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरा ख्याल उस्मान भट्टी को आवाज़ नहीं जा रही है। बड़ा ही ज़बरदस्त कमबैक लाहौर कलंदर की तरफ से हुआ है और नज़र आ रहा है कि लाहौर कलंदर अब टेबल में ऊपर चला गया। PSL में इस वक्त कोई भी टॉप 4 टीम्स हो सकती हैं। कोयटा ग्लैडिएटर अगर अपने अगले 2 मैचेस जीत जाएं तो कोयटा ग्लैडिएटर पहुंच जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड का सिर्फ 1 मैच बाकी है, 7 पॉइंट्स हैं, वो बाहर हो सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा लाजमी है कि वो भी अपना 1 मैच जीतें, मगर उनकी फिर भी पोजीशन मुस्तहकम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स को अपने मैचेस जीतने हैं। इस वक्त PSL में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि बड़ा ड्रामाई अंदाज में लाहौर कलंदर की तरफ से कम बैक हुआ है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के एक और दावे पर अब सवाल उठ रहे हैं।
कि वो गलत है। हुकूमत का दावा कुछ और है और उसके बरक्स हकाइक कुछ और बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जे में कमी आ रही है। जब उन्हें हुकूमत मिली तो उस वक्त गर्दिशी कर्जों में माहाना 38 अरब रुपए का इजाफा हो रहा था। ये तहरीक इंसाफ का दावा है और उनका दावा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद ये कम होकर 12 अरब रुपए माहाना हो गया था और दिसंबर 2020 में ये रकम 0 हो जाएगी। मगर नेपरा के एदाद शुमार कुछ और बता रहे हैं। नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम बिजली फराहम करने वाले इदारों की निगरानी करना है। नेपरा ने तजवीज़ दी है कि मुल्क में पावर इमरजेंसी नाफिज की जाए। वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी है क्योंकि उनके मुताबिक सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। गुज़िश्ता माह मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा था कि गर्दिशी कर्जा यानी सर्कुलर डेट को 38 अरब रुपए माहाना से 12 अरब रुपए तक ले आए हैं। ये हुकूमत आई तो उस वक्त जो सर्कुलर डेट था उसमें 38 अरब रुपए इजाफा हो रहा था हर महीने और ये उमर अयूब साहब और इनकी टीम ने, नदीम बाबर साहब और इनकी टीम ने इस नंबर को कम करके 38 अरब को कम करके 12 अरब रुपए किया है। इससे पहले भी गुज़िश्ता साल मई में डॉक्टर हफीज़ शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत पानी और बिजली की कारकर्दगी को सराहा है क्योंकि सर्कुलर डेट 12 अरब रुपए माहाना तक पहुंच गया है और दिसंबर 2020 तक ये 0 हो जाएगा। इसके अलावा वज़ीर पानी और बिजली ने अक्टूबर में दावा किया था कि सर्कुलर डेट कम हो रहा है। हुकूमत उसे 12 अरब से 10 अरब रुपए तक ले आई है। सर्कुलर डेट के हवाले से मैं फिर दोहराता हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये 38 अरब रुपए माहाना इसका बढ़ाव तेजी से जा रहा था। हमने वो रेट कम करके तकरीबन 10 से 12 अरब रुपए महीने पे ले आए हैं। सिर्फ वफाकी वज़रा ही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गर्दिशी कर्जे में कमी का दावा किया। उन्होंने 24 मार्च को ट्वीट किया कि सर्कुलर डेट में इजाफा 38 अरब रुपए से कम होकर 26 अरब रुपए माहाना हो गया है और आइंदा दिसंबर तक 0 हो जाएगा। साथ ही वज़ीर आज़म ने वज़ारत पानी और बिजली की तारीफ भी की। यह है हुकूमती दावे जो गुज़िश्ता साल से मुसलसल किए जा रहे हैं, मगर इस हवाले से नेपरा का दावा बिल्कुल अलग है। डॉन अखबार में 2 मार्च को खलीक यानी की खबर शाया हुई जिसके मुताबिक नेपरा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की है कि वो मुल्क में पावर इमरजेंसी नाफिज कर दें। सर्कुलर डेट जो कि 1900 अरब रुपए तक पहुंच गया है उसे कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। नेपरा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया कि गुज़िश्ता माली साल में गर्दिशी कर्जा 492 अरब रुपए बढ़ा है जो माहाना 41 से 42 अरब रुपए बनता है, जबकि वज़ारत पानी और बिजली कह रही है कि 10 से 12 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। खबर के मुताबिक नेपरा के चेयरमैन ने पावर डिवीजन की क़यादत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों की मौजूदगी में वज़ीर आज़म को बताया कि बहैसियत रेगुलेटर नेपरा वज़ारत पानी और बिजली के सर्कुलर डेट में कमी, बिल वसूली में इजाफे और सिस्टम में बेहतरी के दावे से इत्तफाक नहीं करता। 31 दिसंबर 2019 तक सर्कुलर डेट 1800 अरब रुपए और जनवरी के आखिर में यह बढ़कर 1900 अरब रुपए तक पहुंच गया है। खबर के मुताबिक सर्कुलर डेट सबसे कम जून 2016 में 3 अरब 25 करोड़ रुपए था। इसके बाद से यह मुसलसल बढ़ रहा है। जून 2017 में सर्कुलर डेट 10 अरब 80 करोड़ रुपए बढ़ा। इसके बाद जून 2018 में 25 अरब 58 करोड़ रुपए माहाना हुआ और फिर जून 2019 में 41 अरब रुपए माहाना हो गया। इसके बाद दिसंबर 2019 में यह थोड़ा कम होकर 39 अरब रुपए हो गया, मगर रवां साल जनवरी में यह दोबारा बढ़कर 42 अरब रुपए माहाना हो गया। खबर के मुताबिक इन एदाद शुमार के बाद नेपरा ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर करें और इकदाम उठाएं। इससे पहले 12 फरवरी को द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा ने भी अपनी खबर में बताया था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सर्कुलर डेट बढ़कर 1900 अरब रुपए तक पहुंच गया है। 1900 अरब रुपए यानी 1900 अरब तक पहुंच गया है। नून लीग का दावा है कि हम जब गए तो माहाना 25 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा था। तहरीक इंसाफ ने बिजली की 4 रुपए फी यूनिट कीमतें बढ़ाई नून लीग के दावे के मुताबिक, और आगे नून लीग कहती है कि इस इजाफे से 30 अरब रुपए से जायद सार्फिन से वसूल किए जा रहे हैं। तो इससे तो ना सिर्फ गर्दिशी कर्जा या सर्कुलर डेट 0 हो जाना चाहिए था, बल्कि हुकूमत को पैसे बचने चाहिए थे क्योंकि खसारे से ज़्यादा हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी। नून लीग का दावा है कि इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिजली की चोरी और बढ़ गई है। वज़ारत पानी और बिजली का दावा है कि नेपरा दुरुस्त एदाद शुमार पेश नहीं कर रहा। जो एदाद शुमार वज़ारत ने जारी किए हैं वही दुरुस्त है। इस हवाले से आज द न्यूज़ में खबर शाया हुई है जिसके मुताबिक नेपरा और वज़ारत पानी और बिजली में तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, जिसके बाद वज़ीर आज़म के मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो
मौजूदा सूरत हाल में सही सूरत हाल मालूम करें और वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दें। हमारे ज़राए के मुताबिक पिछली काबीना इजलास में वफाकी वज़ीर बराए बिजली उमर अयूब को सख्त सवालात का पिछली काबीना इजलास में सामना करना पड़ा था, जिसके बाद और यहाँ तक नौबत आई कि वफाकी काबीना के 4-5 अरकान ने उनसे सख्त सवालात किए, बहुत सूरत हाल ख़राब हो गई। तो वज़ीर आज़म ने कहा था कि आप बाकी जो वज़रा हैं वो अब अपने सवालात बना के लाएं ताकि आमना सामना ना हो। और उसके बाद उमर अयूब साहब को सवालात दिए गए हैं जिनके वो जवाबात देंगे। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या सूरत हाल सामने आती है।